हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर, ये लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर का है। तो अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, अपन ने प्लांक ऑसिलेटर की माध्य ऊर्जा ज्ञात कर ली थी कि प्लांक ऑसिलेटर की माध्य ऊर्जा कितनी आती है, और वो अपन ने निकाली थी E एवरेज ऑफ E इज टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला एंड आफ्टर डेट वी विल कैलकुलेट, या उसके बाद हम अपन कैलकुलेट करेंगे बीन का फॉर्मूला, रिले जीन्स फॉर्मूला और बीन का विस्थापन नियम। तो इसी कड़ी में अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालो सब, प्लांक विकिरण, प्लांक विकिरण नियम, प्लांक विकिरण नियम। सब लोग हेडिंग डालो प्लांक विकिरण नियम, ठीक है। चूंकि T ताप पर कृष्णिका में उपस्थित, चूंकि T ताप पर कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कंपन विधाओं की संख्या चूँकि T ताप पर, क्योंकि अपन के पास जो ब्लैक बॉडी है या कृष्णिका है उसका ताप अपन ने नियत रख रखा है, देते उसका नाम है T। तो T ताप पर कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कंपन विधाओं की संख्या माना n न्यू। क्या है? n न्यू, या यहाँ लिख लो n न्यू है। अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या, कितनी हो जाएगी? n न्यू और इंटू डी न्यू, ठीक है। क्योंकि जो T ताप पर न्यू है, जो ये n न्यू है, कंपन विधाओं की संख्या न्यू, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी पर कंपन विधाओं की संख्या n न्यू है। तो न्यू से डी न्यू, मतलब डी न्यू अंतराल में कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n न्यू डी न्यू। परंतु हम जानते हैं, या अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा, न्यू से डी न्यू परास में ऊर्जा क्या हो जाएगी? कंपन विधाएं इतनी हैं, टोटल कंपन विधाएं इतनी है, n न्यू डी न्यू, एवरेज एनर्जी E एवरेज। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी न्यू से डी न्यू परास में? n न्यू डी न्यू इंटू E ऑफ एवरेज, एनर्जी का एवरेज। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है? न्यू प्लस न्यू से डी न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या। इसको कैसे निकालेंगे? देखो, जब अपन कृष्णिका को गर्म करते हैं, तो कृष्णिका को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? जो हीट है या ताप है वो उसकी जो मेटल है या गोला है, गोले की
तो गोले की दीवार है, दीवार के जो कण हैं उसको ऊर्जा को ग्रहण करके वाइब्रेट करते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक वेव्स का निर्माण होता है, और उस वेव्स की वजह से वो वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं और आगे जाके दूसरी दीवार से टकराती हैं, और उसके अंदर एक अप्रगामी प्रकार की एक तरंग का निर्माण होता है। तो इस बात को अपन यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि जब कृष्णिका को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जब कृष्णिका को गर्म करते हैं तो उसके अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। अप्रगामी मतलब स्टेशनरी वेव्स निर्माण होता है, अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, जिसका समीकरण निम्न है। जब अपन कृष्णिका को गर्म करते हैं तो उसके अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, और उन अप्रगामी तरंगों का समीकरण y = a sin k वेक्टर डॉट r वेक्टर cos ओमेगा t। ठीक है, अप्रगामी तरंग का समीकरण है ये। k वेक्टर प्रोपेगेशन वेक्टर है, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं, इसको a का a साइन kx x प्लस ky y प्लस kz z cos ओमेगा t। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? a साइन k डॉट r cos ओमेगा t, और ये इसको अपन ने खोल के लिख दिया। अब जब अपन कृष्णिका को गर्म कर रहे हैं, अप्रगामी तरंगों का निर्माण हो रहा है, तो अप्रगामी तरंग मतलब स्टेशनरी वेव्स, मतलब इधर देखो कि जैसे कोई वेव्स चली, जैसे कृष्णिका है, कृष्णिका के अंदर यहाँ पे कोई वेव्स चली तो ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ से फिर वापस टकराएगी और एक स्टेशनरी वेव ऐसे बन सकती है। या मान लो इस एटम से कोई वेव चली और इस टाइप से पहुँची यहाँ पे, और यहाँ से वापस कृष्णिका से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद ये फिर इस तरीके से वेव बन सकती है। तो इसका मतलब जब अप्रगामी तरंग बन रही है तो इसका मतलब जो दीवार हैं, इसकी कृष्णिका की दीवार हैं, उन दीवारों पर निस्पंद बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? निस्पंद। क्योंकि अगर निस्पंद नहीं बनेंगे उन जगह तो वापस वेव टकरा के वापस कैसे आएगी। और अप्रगामी तरंगों के लिए कंडीशन यही है कि वेव्स वापस टकरा के, दोनों वेव्स, ये ट्रैवलिंग वेव्स जा रही है एक वेव्स, और ये वापस टकराई गई और वापस आके सुपरपोज करती है, या सुपरपोजिशन अध्यारोपित होती है, तो एक अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। तो इसीलिए जब अप्रगामी तरंग कोटर के अंदर बन रही हैं, या दीवार उसके अंदर, कृष्णिका के अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी दीवारों पर निस्पंदों का निर्माण होगा। तो लिखो इस बात को, अतः कृष्णिका की दीवारों पर निस्पंदों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड्स का निर्माण होगा। जो दीवार है उन पर क्या होगा? नोड्स का निर्माण होगा। और अपन के पास समीकरण क्या है? y बराबर a साइन k डॉट r cos ओमेगा t, या a साइन k x प्लस ky y प्लस k z z cos ओमेगा t। इसका मतलब जब निस्पंदों का निर्माण हो रहा है तो इस दीवार पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इन निस्पंदों की जगह पर विस्थापन क्या होगा? शून्य। निस्पंदों का निर्माण होगा ना इस जगह, निस्पंदों का निर्माण जब ही होगा ना जब इस विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर आ रहा है अपन का, ये क्या होना चाहिए? शून्य। अब ये तो टाइम वाला पार्ट है, इससे तो कोई छेड़खानी हो नहीं सकती। ट्रैवलिंग में ये वाला पार्ट आ रहा है अपन का। अब एक एम्पलीट्यूड है, ये जीरो है नहीं, तो इसको शून्य होना पड़ेगा। इसका मतलब इस वाले पार्ट को शून्य होना चाहिए,
इसको भी शून्य होना चाहिए, इसको भी शून्य होना चाहिए, तो निष्पंदों का निर्माण होगा। इसलिए जो दीवार है, दीवारों पर kx का मान क्या होगा, nx पाई अपॉन a, ky का मान क्या होगा, कॉमा ny पाई अपॉन a, और kz का मान क्या होगा, nz पाई अपॉन a। अब देखो, अगर यहाँ पे अगर अपन kx की जगह ये लगा देंगे n पाई x, nx पाई अपॉन a, ky की जगह ny पाई अपॉन a और kz की जगह nz पाई अपॉन a जब लगाएंगे समीकरण में, तो ये भी पाई अपॉन a, ये भी पाई अपॉन a, ये भी पाई अपॉन a, और अपन जानते हैं कि साइन n पाई क्या होता है, 0। तो इसलिए ये नोट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये नोट्स की वजह बन जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, इस दीवारों पर शून्य और निष्पंदों का निर्माण होगा। अब देखो kx ये रहा, ky ये रहा, kz ये रहा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ kx स्क्वायर इक्वल्स टू, या kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर को उसको अंदर लिख देता हूँ ब्रैकेट के, और पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगा ये। तो इसका मतलब nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको लिख लो आप k स्क्वायर और इसको लिख लो n स्क्वायर। तो लिखो, आप समीकरण डालना चाहते हो तो समीकरण डाल लो। इसको समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण आपकी 2 हो गई है ना, और ये समीकरण आपकी 3, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या लिखते हैं, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जहाँ n स्क्वायर बराबर क्या है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और इनके मान क्या हो सकते हैं, nx स्क्वायर, ny स्क्वायर, nz स्क्वायर हमेशा क्या होगा, धनात्मक। nx ny nz इक्वल्स टू क्या होंगे, 1 2 3, यानी कि धनात्मक, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, करो इसको नोट। हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं अपन लोग। अब देखो आगे, परंतु k बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा।
के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर होता है या न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू। इसका मतलब 2 पाई न्यू अपॉन सी, लैम्डा बराबर न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, तो 2 पाई न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अतः जो अपन ने समीकरण निकाली थी के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर की जगह लगा दो इसको, के स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको नाम देते हैं ये समीकरण 4। ये समीकरण आई थी आपकी, ये इसका नाम दे दो आप समीकरण 4। अतः समीकरण 4 से, अतः समीकरण 4 से के का मान अपन ने ये लगा दिया इजुकस 2 क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, यहाँ से पाई स्क्वायर कट गए, तो बताओ क्या आ गया, एन स्क्वायर बराबर आ गया आपका 4 न्यू स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजुकस 2 एन स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा एन बराबर 2 न्यू ए अपॉन सी, एन बराबर आ गया 2 न्यू ए अपॉन सी। अब देखो अपन को पता है कि एन एक्स एन वाई एन जेड का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 और सो ऑन, यानी कि धनात्मक हो सकता है। अब जब आप चतुर्थांश बनाते हो, जब आप कोई चतुर्थांश बनाते हो ऐसे 4 1 2 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें सारे मान धनात्मक किस में आते हैं केवल इस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, केवल इसी वाले कोऑर्डिनेट में तो सारे मान धनात्मक आते हैं, तो एन एक्स एन वाई एन जेड के सभी मान धनात्मक किस में आएंगे इसी कोऑर्डिनेट में। तो लिखो चूंकि एन एक्स कोमा एन वाई कोमा एन जेड के मान सदैव धनात्मक होंगे, इसलिए यह चतुर्थांश के प्रथम भाग में होंगे। किसमें होंगे चतुर्थांश के प्रथम भाग में। देखो कैसे, जैसे मान लो ये 3D में बात कर रहे हैं अपन, एन एक्स ये आपका एन वाई है और ये आपका एन जेड है, ये गोला है एक तरीके से, है ना। ये 3D एक एन एक्स एन वाई एन जेड। अब इसमें प्रथम भाग यही तो आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई आपकी एन। जब ये 3D में आएगा ना, जैसे ये एन एक्स ये एन वाई और ये एन जेड, तो ये गोला कटेगा इसका, गोले का हिस्सा, तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी एन। तो ये जो एन है 2 पाई न्यू अपॉन सी, ये क्या है एक गोले की त्रिज्या। ये इसको अगर 3D में इमेज करें तो ये एन 2 पाई न्यू अपॉन सी क्या है एक गोले की त्रिज्या। तो इसलिए n बराबर 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या के
गोले में कंपन विधाओं की संख्या कितनी आएगी? पहले इसको आप नोट करो एक बार फटाफट, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो स्क्रीनशॉट लो। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया। कंपन विधाओं की संख्या त्रिज्या के गोले में, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, और आर का मान त्रिज्या कितनी है? 2 न्यू ए अपॉन सी का होल क्यूब। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखनी है आपको कि जो अपन जो ज्योमेट्री बनाएंगे, जैसे ये मान लो त्रिविमीय ज्योमेट्री है आपकी, हर एक कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ है यहाँ पे, तो एक एटम का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है? जैसे चारों को जब मिलाएंगे, ये 8 को मिलाएंगे तो एक परमाणु बन या एक एटम बन रहा है, एक गोला बन रहा है। तो ये एक का कितना हिस्सा हुआ? 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो इसमें 1/8 का भाग लगा दो, तो इसमें 1/8 का आप लगा दो भाग। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपन का 4π/3 × 8, और इसका क्यूब खोलो, 2 का क्यूब 8 न्यू क्यूब ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। 8 से 8 कट गया, क्या आया? 4π न्यू क्यूब ए क्यूब बाई सी क्यूब, यही आया ना? 4π न्यू क्यूब ए क्यूब बाई सी क्यूब, 3 और आएगा 4π न्यू क्यूब ए क्यूब बाई 3 सी क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम, ये तो गोले का आ गया। अब मेरे को एक एकांक आयतन के गोले में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे को क्या ज्ञात करना है? ये पूरे गोले में है, तो मेरे को एकांक आयतन के गोले में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा? मैं इसमें भाग लगा दूंगा, किसका? वॉल्यूम का। जहाँ V वॉल्यूम मान लो ए क्यूब है, तो यहाँ से भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा? कंपन विधाओं की संख्या बताओ, 4π न्यू क्यूब अपॉन 3 सी क्यूब, भाग लगा दिया। लेकिन अपन निकाल क्या रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं रेंज कृष्णिका में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, जो रेंज है उसमें कंपन विधाओं की संख्या ही तो है अपन की। ये अपन का एन न्यू डी न्यू क्या है? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या। अपन के पास यूनिट वॉल्यूम में कंपन विधाओं की संख्या आ चुकी है न्यू की टर्म्स में, तो अपन न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका न्यू के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, और वॉल्यूम चाहिए न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, मतलब डी न्यू मोटाई की एक स्ट्रिप मैप चाहिए। ये मान लो डी न्यू की है, तो इसको डी न्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या क्या आएगी? देखो, d अपॉन डी न्यू, डिफ्रेंशिएशन करना है किसका? ये एकांक में, ये किस में है? एकांक में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 4π न्यू क्यूब अपॉन 3 सी क्यूब। ठीक है, और किस रेंज में चाहिए? न्यू से डी न्यू, मतलब डी न्यू मोटाई, यानी कि इनटू डी न्यू। डिफ्रेंशिएशन करो, कितना? ये देखो, न्यू के रेस्पेक्ट में बाकी चीज कांस्टेंट है, 4π 3 सी क्यूब कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। न्यू क्यूब का करोगे तो क्या आएगा? 3 न्यू स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा इधर बताओ? 4
4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, ये आ गया अपन का एन डी न्यू। यही चाहिए था अपन को, ये अपन का निकल के आ गया। इसको आप ब्रैकेट में डिब्बे में बंद करो और इसको फटाफट छापो, या जो स्क्रीनशॉट लेना है जो भी लो फटाफट करो इसको, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखो जो अपन कृष्णिका को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है उस विकिरण का क्या नाम है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो भी एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय विकिरण की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 ध्रुवण। कंपन की विधाएं ही तो निकाल रहे हैं। अब विधाएं 2 प्रकार की होती हैं, 2 ध्रुवण अवस्था होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसको, चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्था होती हैं, इसलिए 2 ध्रुवण अवस्था होती हैं, इसलिए एन न्यू डी न्यू बराबर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए था? फिर लिखो, अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा घनत्व, यानी कि एनर्जी, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में एनर्जी, तो यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू कंपन विधाओं की संख्या इंटू एवरेज एनर्जी। कंपन विधाओं की संख्या ये रही, और एवरेज एनर्जी का अपन का फॉर्मूला है। तो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपन को कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में कंपन विधाओं की संख्या इंटू ऊर्जा एवरेज एनर्जी। इसका मतलब न्यू से डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू ई एवरेज, एन न्यू डी न्यू ये रहा, इसको लगाओ 8 पाई न्यू स्क्वायर, इसको कोई समीकरण दे दो लास्ट 5, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, है ना। और ई एवरेज आपको याद है लास्ट क्लास में ई एवरेज कितना आया था? ई एवरेज आया था एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये -1 इसके साथ नहीं है, ये माइनस, ये पूरा फैक्टर अलग है, -1 अलग है ना। ई की पावर ये ऐसा है, ई की पावर x -1, ये यहाँ पे नहीं है, और इनटू डी न्यू। तो ये जो फॉर्मूला आया यू न्यू डी न्यू, इसको प्लांक फॉर्मूला, प्लांक विकिरण फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन ये किस टर्म्स में? न्यू की टर्म्स में।
और ज़्यादातर अपन जो क्वेश्चंस करते हैं या अपन के जो यूटिलाइज आता है वो आता है लैम्ब्डा की टर्म्स में। तो अपन को सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लैम्ब्डा की फॉर्म में। तो लैम्ब्डा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, तो परंतु हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्ब्डा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, डी न्यू चाहिए और न्यू चाहिए। तो डी न्यू निकालो इसका, डी न्यू का मोड, ठीक है, डी न्यू का मोड क्या आएगा, सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा। इसका मान इसमें लगा दो, इसको समीकरण 6 बोल दो। ठीक है, अतः समीकरण 6 से समझ में आ रहा है ना आपको। अतः समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या आ जाएगा, इसको लगाओ, ये न्यू की जगह क्या हो जाएगा लैम्ब्डा और डी न्यू की जगह, तो ये आ जाएगा यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा 8 पाई जैसा कि जैसा न्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर। लगाओ 8 पाई न्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर, सी क्यूब एच न्यू मतलब सी अपॉन लैम्ब्डा ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी एच सी अपॉन लैम्ब्डा के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्ब्डा के टी -1 और डी न्यू की जगह सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा, यानी कि सी अपॉन, ये अलग है ना भाई, सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी लैम्ब्डा। अब देखो कौन कट रहा है, देखो एक लैम्ब्डा की घात 2, लैम्ब्डा की घात 4 और 5, सी क्यूब कट गए, बताओ क्या बचा, एक सी बचेगा ऊपर, तो ये बचेगा आपका 8 पाई एच सी अपॉन लैम्ब्डा की घात 5, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्ब्डा की घात 5 और बताओ 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्ब्डा के टी -1 डी लैम्ब्डा यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा। दिस इज प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लैंक का ऊर्जा विकिरण नियम, इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक का ऊर्जा विकिरण नियम। ठीक है, नोट करो फटाफट, प्लैंक का ऊर्जा विकिरण नियम नोट करो। चलो हो गया नोट, इरेज कर देता हूँ।
अब इस प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूला से अपन वीन का फॉर्मूला और रेले जीन्स फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट डालो। प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा पावर 5 ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1 डी लैम्बडा। ये प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लिखो फर्स्ट, लघु तरंग दैर्घ्य के लिए, लघु तरंग दैर्घ्य के लिए मतलब लैम्बडा क्या है, कम है, तो लैम्बडा यानी कि एच सी अपॉन लैम्बडा के टी ग्रेटर देन 1, क्योंकि लैम्बडा कम है, तरंग दैर्घ्य छोटी है, तो 1 अपॉन हुआ तो ज़्यादा हो जाएगा 1 अपॉन। तो अपन के पास जो अपन का फॉर्मूला है उसमें आता है एच सी अपॉन ई की पावर में आता है, तो अतः ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, जब एच सी अपॉन लैम्बडा के टी 1 से ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल में तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 आता है अपन के फॉर्मूला में, तो इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 से बहुत ज़्यादा है। जब एच सी अपॉन लैम्बडा के टी ग्रेटर देन 1 है तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1, मतलब ये ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी बहुत ज़्यादा होगा 1 से, और उसमें से अगर अपन 1 माइनस कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली यही आ जाएगा, यानी कि ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। ठीक है, अब इसको आप मान को रखो प्लांक के फॉर्मूला में। अतः प्लांक फॉर्मूला से, अतः प्लांक विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से क्या आ जाएगा, u लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर क्या होता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 डी लैम्बडा। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो ये आ जाएगा अपन का 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी डी लैम्बडा। ये यू लैम्बडा डी लैम्बडा, इसको बोलते हैं बीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम। ठीक है, जो यू लैम्बडा होता है जो किस पावर से इंक्रीज होता है 1 अपॉन लैम्बडा पावर 5 से। ठीक है, तो ये लघु तरंग दैर्घ्य के लिए प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, वीन के विकिरण नियम में। अब अपन दीर्घ तरंग दैर्घ्य की बात और कर लेते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सेकंड, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए लिखो, जब ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्बडा बहुत ज़्यादा है, लैम्बडा ज़्यादा है तो 1 अपॉन लैम्बडा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी कि एच सी अपॉन लैम्बडा के टी मच लेस देन 1। तो ये अगर 1 से कम है तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी तो बहुत कम हो जाएगा 1 से, तो 1 से कम हो जाएगा तो ई की पावर एक्स का आप अप्रोक्सीमेशन जानते हो क्या होता है, ई की पावर एक्स। जब x 1 से बहुत कम होता है तो ई की पावर से x को लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ... तो ये दो टर्म लिख लो आप। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + x की जगह ये आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। तो इसको आप लगा दो प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूला में इसमें। अतः
प्लांक विकिरण नियम से, प्लांक के विकिरण नियम से क्या आएगा, u लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी को 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्बडा के टी, तो लिखो इसको ब्रैकेट में 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी और -1 तो आएगा ही है ये वाला, और डी लैम्बडा, माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा अपन के पास 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5, और इसको उल्टा कर दो क्योंकि ये दोनों तो कट गए, तो लैम्बडा के टी ऊपर चल जाएगा और एच सी नीचे, तो कौन कौन कट गया, बचा एच सी से, एच सी अल्लाह के प्यारे, ठीक है। अब देखो 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा, और ये आ गया यू लैम्बडा डी लैम्बडा। इस फॉर्मूले का नाम क्या है भाई लोगों, इस फॉर्मूले का नाम है रिले जीन्स विकिरण नियम, रिले जीन्स विकिरण नियम, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे। तो आज अपन ने क्या काम किया, प्लांक का फॉर्मूला निकाला, प्लांक के फॉर्मूले का जब शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लघु तरंग दैर्घ्य के लिए निकाला तो कौन सा फॉर्मूला निकल के आया, वीन का निकल के आया। जब दीर्घ तरंग दैर्घ्य की बात करी तो रिले जीन्स का निकल के आया। अब आपके लिए क्या काम है घर से कि आपको प्लांक के फॉर्मूला से वीन का विस्थापन नियम यानी कि लैम्बडा मैक्स टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम पहली क्लास में मैंने बताया था कितना होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, वो आपको घर से निकालना है, ठीक है। करना क्या है, आपको जो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला है इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है लैम्बडा के रेस्पेक्ट में, और उस डिफरेंशिएशन को मैक्सिमम के लिए 0 कर देना और सॉल्व करना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।